नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में श्री संजय उप्रेती जी हैं, जो आईबीएम में सीनियर इंजीनियर है और विगत 30 वर्षों से आप अमेरिका में इस प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर रहे हैं। क्वांटम के क्षेत्र में आप लगातार काम में लगे हैं, नई नई खोजों में लगे हैं और भारत में अनेक संस्थान आपकी सेवाएं लेते रहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अलावा अनेक संस्थान आपके विचारों से, शिक्षा के संबंध में विचारों से, विज्ञान के संबंध में विचारों से लाभान्वित होते रहते हैं। तो आज हमें मौका है कि हम कुछ मूल बातों पर डॉक्टर संजय से बातचीत करें। तो हमने जो आज टॉपिक लिया है वो है लाइट का। आप जानते हैं कि लाइट के दो नेचर है, एक तो पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है। वेव नेचर को करीब 1678 में जो डच वैज्ञानिक थे हाइगेंस, उन्होंने दिया था और 16वीं शताब्दी में जो न्यूटन थे उन्होंने पार्टिकल नेचर की बात कही थी और बाद में आते आते आइंस्टीन ने भी पार्टिकल नेचर की बात कही और फिर ये माना जाने लगा कि जो प्रकाश का है ड्यूअल नेचर है। आज हम इन सभी बातों पर बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर संजय से ये जानना चाहेंगे कि जब हम कुछ चीज़ को देखते हैं वो देखने की प्रक्रिया क्या है और वो कैसे होती है। तो बहुत बहुत आप आए हैं, आपका बड़ा आभार है डॉक्टर संजय। धन्यवाद पानी। आपसे हमारा ये पहला क्वेश्चन ये है कि जो हम किसी चीज को देखते हैं, सामान्य रूप से हम देखते हैं चीजों को, लेकिन इसकी परफेक्ट जो साइंस है वो क्या चीज है, वो आप जानदार है। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके बारे में जितना आप गूढ़ सोचेंगे उतना आपको मजा आएगा। तो उससे पहले थोड़ा प्रकाश को समझना चाहिए कि प्रकाश क्या है। जी। प्रकाश जो है किसी भी एक ऊर्जा का को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक साधन है। जी। तो जैसे सूर्य की ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी पर आ रही है, प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश से आ रही है, या आपने टॉर्च की लाइट ऑन करी तो वो जो लाइट आ रही है वो आपके पास आ रही है। अब जो ये ऊर्जा आ रही है ये किस फॉर्म में आ रही है? तो जैसे आपने कहा कि हाइगेंस ने पहले बताया था कि जो प्रकाश का जो प्रकृति है, प्रकाश का जो नेचर है वो वेव वाला है, कि कुछ वेव्स वहां से आ रही हैं। अब वैसे सामान्य तौर पर देखें तो वेव के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। साउंड वेव है, हम सुनते हैं, तो हवा माध्यम है या कोई लोहा माध्यम होगा। अगर हमारे बीच में, हम जब बात कर रहे हैं, हमारे बीच में अगर हवा ना हो तो हम नहीं सुन पाएंगे, तो साउंड के लिए तो माध्यम की जरूरत पड़ती है। वैसे ही और तरह की वेव्स होती है, सबके लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रकाश एक ऐसी तरंगें होती हैं जिनके लिए माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती। माध्यम में चल सकती हैं पर माध्यम उसके लिए आवश्यक नहीं है। यही तो कारण है कि सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य से चल के हमारे पास पहुंच जा रहा है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में बिल्कुल अंतरिक्ष है जहां शून्य है, वहां कुछ नहीं, कोई माध्यम ही नहीं है। तो काफी समय पहले वैज्ञानिकों में ये आर्ग्यूमेंट होता था, कोई कहते थे नहीं एक माध्यम है, उसको ईथर बोलते हैं, ये सब कुछ हुआ, उस पर बड़े एक्सपेरिमेंट हुए, माइकलसन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट हुए, सब कुछ हुआ। फाइनली डिसाइड हुआ कि ना, कुछ ऐसा चीज नहीं है, प्रकाश के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। तो जो वहां से जो वेव आ रही है, जो वहां से तरंगें आ रही हैं, वो तरंग, हर तरंग का एक वेवलेंथ होती है। तो वेव को समझिए, वेव की नेचर क्या होती है, उसमें ऊपर नीचे करना, जैसे आप पानी में पत्थर डालते हैं तो तरंगें बनती हैं, वैसी वेव की तरंगें भी होती है। जो प्रकाश की जो वेव होती है तो उसमें ऊपर नीचे क्या हो रहा है, माध्यम तो है नहीं, है ना। जो पानी में तो चलो पानी माध्यम है, हवा में हवा माध्यम है, हवा में आपका हवा कंप्रेस हो रही है, रेयर हो रही है, लेकिन जब कोई माध्यम ही नहीं है तो ऊपर नीचे क्या हो रहा है। तो दो चीजें हैं। प्रकाश जब आता है किसी चीज से तो वहां पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और दूसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों की दोनों जो है उनकी जो वैल्यू है, उनके जो मात्रा है, और एक तरह से कहना चाहिए उनकी डायरेक्शन तो खैर वही रहती है, पर मात्रा जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन होते जा रही है समय के साथ। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि जैसे अगर प्रकाश उधर से हमारे पास आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके चलेगा और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर चलेगा, और जो प्रकाश चल रहा है वो दोनों के परपेंडिकुलर चल रहा है। तो एक तरह का इस तरह का समझिए, ये प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को की डायरेक्शन इधर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, ऑसिलेशन वाली डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन ऑसिलेशन इधर को है। और प्रकाश कहाँ को जा रहा है? प्रकाश हमारी तरफ आ रहा है। तो 3 अलग अलग दिशाएं हो गई। तो पहले तो ये सोचना है। अब जब आपने ये सोच लिया, ये जब ये हमारे पास आ रहा है तो ये प्रकाश हमारी आंखों में आया। अब आंखों में आने की हमने तो डायरेक्ट प्रकाश को देखा, लेकिन हम कोई वस्तु को कैसे देखते हैं? प्रकाश को देखना एक चीज है, पर हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? थोड़ी एक बार और बता दीजिए, पेंसिल इससे बताइए तो कैसे आ रहा है, जैसे आप कर रहे हैं कि भाई हाँ, है। तो जैसे ये मान लें कि ये प्रकाश की दिशा है, प्रकाश की दिशा में मान लें कि उधर सूरज है तो मेरे पास आ रहा है इधर को प्रकाश। तो इसमें जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर को ऑसिलेट करेगा ऐसे करके, जी ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, राइट, ऐसे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और प्रकाश इधर को आ रहा है। तो ये ऐसे करके आ रहे हैं बेसिकली, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को चेंज हो रहा है, इधर को चेंज हो रहा है और इधर को आ रहे हैं। यानी प्रकाश के दोनों नेचर साथ चल रहे हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आगे। तो ये तो प्रकाश की प्रकृति है। अब जब ये प्रकाश की हमको कोई चीज दिखाई कैसे, आपका सवाल था कि हम वो देखने की प्रक्रिया है क्या, हमको कोई चीज दिखाई कैसे देती है? तो ये तो हम सब जानते हैं कि कोई चीज हमको तब दिखती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है। अंधकार में तो कोई चीज दिखती नहीं। हम कहते हैं भाई लाइट जलाओ, इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई प्रकाश उस पर पड़ना जरूरी है। अच्छा, लाइट जलाओ ऐसा नहीं कि हमारी आंख में जलाओ, लाइट वहां जलाओ जहां की जो चीज हमको देखनी है। अगर खाली हमारे आंख में अगर कोई लाइट जला के डाल दे तो हमको अंधेरे में कुछ दिखेगा थोड़ी। हमको अगर वो ये ग्लास देखना है तो हम कहेंगे भाई ग्लास में लाइट जलाओ ताकि हमको दिखे। क्यों? क्योंकि प्रकाश वहां से ग्लास में आया और हमारी आंख में आया। अब वो जो प्रक्रिया हो रही है उस पर थोड़ा सा हम गौर करते हैं। मान लो आपके पास एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो बिल्कुल अणु परमाणु लेवल पे अंदर देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो होता क्या है, हम कोई चीज तब देख पाते हैं जब वो चीज वहां से रिफ्लेक्ट होके आपके पास आती है, राइट। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हम नहीं देख पाएंगे, वो उसके अंदर चली जाएगी। जैसे एक्सरे है, एक्सरे आपके की जो कोशिकाएं हैं, त्वचा है, त्वचा के अंदर चली जाती है। तो जब आप एक्सरे लेते हैं उसमें त्वचा नहीं दिखती, हाँ नहीं दिखेगी। लेकिन जो अंदर जो बोन होती है वो उसमें जो, क्योंकि बोन आपकी सॉलिड ज्यादा सॉलिड होती है त्वचा से, तो उसमें जो अणु परमाणु के बीच की दूरी कम होती है, तो वो वहां पर से वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए हमको जो है बोन दिखती है, त्वचा नहीं दिखती है, सीधी सी बात। तो अब ये सोचिए कि हम कोई चीज कैसे देख रहे हैं। देखने के लिए हमने कहा कि उसका वो जरूरी है, उसके रिफ्लेक्शन जब मतलब वहां से रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। रिफ्लेक्ट कोई चीज कब होगी? अब आप मानिए कि एक जाली है, जाली में हमने एक छोटा सा कण, जाली के बीच में दूरियां होती हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं पूरी जाली भर में, उसमें एक छोटा सा कण जो है धूल का ऐसे करके या बजरी का हमने ऐसे करके फेंका, तो चांसेस है कि वो दूसरी साइड चला जाएगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया? अब ये सोचिए कि मान लिया उसके बदले हमने एक ये पेंसिल दी। अच्छा, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हमको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ तो हमको दिखेगा नहीं, वो हमारी आंख में आएगा ही नहीं। उसके बदले अगर हम ये पेंसिल को उस जाली में फेंके तो ये पेंसिल वहां से बाउंस होकर के वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ सकती है। राइट, हो गया? ये तो हो गया रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म। पर इसमें हो क्या रहा है, प्रकाश में अलग अलग वेवलेंथ की किरणें होती हैं। तो जो किरणें वहां से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं वही हमको दिख पाती हैं। अब कौन सी किरणें रिफ्लेक्ट होंगी? जिस किरण की वेवलेंथ जो है, जो चीज हमको हम देखना, मान लिया हम जिसे मान लिया हम इस पेंसिल को देखना चाह रहे हैं, इस पेंसिल में अणु परमाणु है, जिस प्रकाश की वेवलेंथ इस अणु परमाणु के बीच की दूरी से ज्यादा होगी वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कम होगी तो वो इसके अंदर चली जाएगी, सीधी सी बात है। तो जो वेवलेंथ अगर कम होगी तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितनी ज्यादा ऊर्जा की लाइट होगी उसके चांसेस उतने कम है रिफ्लेक्ट होने के, क्योंकि वो इसके अंदर के थ्रू जा सकती है। जो जितनी कम ऊर्जा की लाइट होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसके चांसेस ज्यादा है।
तो जब हम कोई चीज देखते हैं तो हो क्या रहा है कि जो प्रकाश, जो हमारा नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं व्हाइट लाइट या सनलाइट या डे लाइट जिसको हम कहते हैं, वो वेवलेंथ है कि जिस वेवलेंथ के जो प्रकाश है वो लगभग जो चीज हमको दिख रही है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब आपका ट्राइपॉड, जो भी चीजें हैं, सब कुछ है, हम लोग हैं, हमारे कपड़े अपने हैं, इन सब के बीच में जो अणुओं परमाणु के बीच में जो दूरी है उससे ज्यादा वेवलेंथ है। जैसे प्रकाश आप सोचिए कि लाल रंग का प्रकाश है, रेड लाइट, उसकी वेवलेंथ होती है मान लो कि 6000 के आसपास, 6,500 मान लो मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप 6000 भी मान के चलो या 6,500 ही मान के चलो, अलग अलग तरह के लाल कलर होते हैं, मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, मतलब कि 6000 एंगस्ट्रॉम हुआ आपका। देखो एक हाइड्रोजन एटम का साइज कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 हाइड्रोजन एटम जब एक साथ होंगे उतना बड़ी तो वो वेव होती है, तो वो तो किसी भी चीज से टकरा के आ जाएगी, क्योंकि अणु परमाणु की दूरी तो बहुत कम होती है उससे बदले, तो उस लाइट पे हमको सब चीज दिख जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि गामा रे आप उसमें डाल दें या एक्सरे उसमें डाल दें, एक्सरे की वेवलेंथ होगी, थोड़ा हार्ड एक्सरे होगी, तो उसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम होती है, अणु परमाणु के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है। तो वो तो वही हो गया कि छोटे से कण को हमने जाली के बीच में से डाल दिया, राइट, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तुम्हारे आंख में नहीं आएगा, हमको कुछ दिखेगा ही नहीं, राइट। तो ये प्रक्रिया देखने की बहुत अच्छी है। उसका सबसे बड़ा, उसके पीछे देखो विज्ञान क्या हो रहा है। विज्ञान ऐसा हो रहा है कि अब हमको ये पता चल गया है कि कोई चीज कैसे देखी जाती है। अगर हमको छोटी से छोटी चीज देखनी, मान लिया हमको इलेक्ट्रॉन को देखना है, देखने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की, मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लगभग, ठीक है, बगल बगल में है, हमको उन दोनों को सेपरेट करना कि ये इलेक्ट्रॉन ये है और ये इलेक्ट्रॉन ये है। इलेक्ट्रॉन का साइज तो बहुत ही छोटा होता है, मतलब वो तो किसी को पता भी नहीं साइज क्या होता है, पर मान लो चलो एक एटम का साइज आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, न्यूक्लियस का साइज उसका 10,000वां भाग होता है, जो 10⁻⁻15 हो गया, और इलेक्ट्रॉन का साइज उसका भी 1000वां 10,000वां भाग मान लो, 10⁻18 मान लो जी। अगर उतनी छोटी चीज से आपको कोई चीज अंदर जानी है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ देखना है तो आपको उससे छोटा होना चाहिए ताकि उसके अंदर घुस सके लाइट को, तब उसके अंदर घुसेगी, नहीं तो वो तो बाउंस होकर वापस आ जाएगी। अगर उसके अंदर घुसना है तो वेवलेंथ को उससे छोटा होना पड़ेगा, और उतनी कम वेवलेंथ मतलब कितनी ज्यादा एनर्जी होगी, वो एनर्जी होगी 10⁻+। टेराहर्ट्ज तो बहुत कम हुआ, पेटाहर्ट्ज और उसके एक्साहर्ट्ज से भी ज्यादा होगी, तो वो इतनी हाई एनर्जी की होगी जो एनर्जी ब्लैक होल्स और जगह में आती है। पेटाहर्ट्ज कितना हुआ? टेराहर्ट्ज हुआ 10⁻12, पेटाहर्ट्ज हुआ 10⁻15। 10⁻15 हो गया, 15 घात हो गई तो पेटाहर्ट्ज आ गया, उसका बाद एक्सा आ गया, उसके 10⁻18। अच्छा, ठीक है। सो आपके एक्साहर्ट्ज भी आप देखें 10⁻18 तो एक्साहर्ट्ज हो गया, 10⁻18 हो गया। सो एक्साहर्ट्ज की अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी आपको ब्रह्मांड में बहुत कम जगह मिलती है। जैसे मैंने कहा कि ब्लैक होल्स के आसपास कहीं मिलेगी, या कहीं बहुत एक्सप्लोजन हो रहा हो ये स्टार्स का, गैलेक्सीज में, वहां मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉनों को कभी देख नहीं सकते। और दूसरी बात, हाँ, इतनी ज्यादा एनर्जी की अगर कोई फोटोन मान लिया आ भी गया कहीं से, और वो जब इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो आपको क्या लग रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन वहीं बैठा रहेगा? इलेक्ट्रॉन तो भाग जाएगा। ये तो यही हो गया कि हमने एक तोप का गोला लिया और यहाँ पर एक छोटा सा एक पत्थर है, उसको देखने के लिए हमने तोप के गोले को फेंका, वो भी परमाणु बम की ऊर्जा के बराबर तोप के गोले को। हम सोच रहे हैं कि वो पत्थर वहीं का वहीं रहेगा ताकि हमको जो वापस वहां से आए और हमको दिखे, ऐसा संभव ही नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल। एक तरह सोचो कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगभग आ रहा है, हाँ, कि आप उसकी पोजीशन को देखने के काबिल रहेंगे ही नहीं, वो अनसर्टेन है, उसकी पोजीशन तो दिख नहीं सकती, क्योंकि उसको देखने के लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए, और हाई एनर्जी में वो कहां चला जाता है, लो एनर्जी में आप उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वेवलेंथ इतनी ज्यादा है उसे रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। बिल्कुल। तो उसके अंदर को तो आप ढूंढने में बिल्कुल ही असंभव है, एक तरह से सोचिए। तो ये तो है हमको कोई चीज देखने की प्रक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये बात आपने बताई है। अच्छा, थोड़ी यही बताइए ना कि इसका जो लाइट का जो ड्यूअल नेचर है, इसको भी जरा विस्तार से बताइए। हाँ, तो ड्यूअल नेचर जो है उस पर जब शुरू में लगभग 1900 शुरू हो रहा था, 20वीं शताब्दी के शुरुआत की बात है, जब लगभग 1901-2 के आसपास की बात है,
काफी वैज्ञानिक लगे थे परमाणु को समझने में, अणुओं को समझने में, इन सब चीजों को। और धीरे धीरे अणु परमाणु पे काम होना शुरू हो गया था, रिसर्च हो गई थी कि परमाणु ऐसा है तो होता है, सबको पता है बोर का मॉडल है, ये है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लोगों को आइडिया आने लग गया था कि ये हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये हुआ कि जो प्रकाश का जो नेचर है वो क्या है। तो एक तो मैंने आपको ये वाला बताया कि भाई वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऑसिलेट एक डायरेक्शन में कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है। अच्छा, ये जो दो डायरेक्शन में जो इसका ऑसिलेशन है, इसी के रहते हुए फिल्टर बनते हैं, जिसको हम वो जैसे उसको पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजर फिल्टर बनते हैं। पोलराइड्स भी ऐसे पोलराइड ऐसे बनते हैं, पोलराइजर फिल्टर जो बनते हैं वो एक, क्योंकि उसको पता है कि इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, अगर हम इधर उसका परपेंडिकुलर वाला छेद करेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा नहीं इसमें। मान लो कि आपके पास एक पेपर है, इसमें ऐसे करके एक छेद बना हुआ है और जो ऑसिलेशन हो रहा है वो ऐसे में हो रहा है, तो वो तो इसके थ्रू घुस ही नहीं पाएगा, उसको तो उसी डायरेक्शन में छेद होना पड़ेगा ताकि उसके थ्रू जा सके। जैसे आप ये सोचिए कि आप लंबे हैं, दरवाजा खड़े होने के बदले पड़ा हुआ है, तो आप कैसे घुसेंगे उसमें? दरवाजे को खड़ा ही होना पड़ेगा आपके लिए। तो वही चीज पोलराइजर में होती है। तो प्रकाश के जो नेचर है उसमें ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट आ गया। दूसरा होता है ये ड्यूअल नेचर में, कहते हैं कि ये पार्टिकल की तरह ही व्यवहार करता है। तो आप कहेंगे कि एक तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें वेव ऐसी आ रही है वैसी आ रही है, तो वेव हो गई, अब पार्टिकल कहां से आ गया? तो सवाल यह है कि प्रकाश है क्या? प्रकाश का जो नेचर है ना वो ऐसा है कि जब वो किसी चीज में जाता है, किसी चीज से इंटरेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया या परमाणु से इंटरेक्ट किया या किसी और चीज से इंटरेक्ट किया या किसी और दूसरी फोटोन से इंटरेक्ट किया, मान लो कोई और लाइट से, तो होता क्या है कि इंटरेक्शन के समय डिसाइड होता है कि वो पार्टिकल है या वेव है। अच्छा, ये तो ऐसा ही हो गया कि आप आदमी है कि बंदर, ये तब डिसाइड होगा जब आप दरवाजे के अंदर आएंगे, उससे पहले आप आदमी भी है बंदर भी है, दोनों है। इस तरह सोचो, ये खाली प्रकाश का ही नेचर नहीं है, ये नेचर अणु मतलब एटॉमिक लेवल पे, अणु परमाणु के लेवल पे हर चीज का नेचर ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे व्यवहार करता है, कभी वो वेव की तरह व्यवहार करता है, कभी वो पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। वैसे ही प्रोटॉन भी ऐसे ही है, न्यूट्रॉन भी ऐसे ही है, क्वार्क्स उसके अंदर जो बने वो भी हजारों पार्टिकल्स जो और होते हैं, ये न्यूट्रिनोज पार्टिकल होते हैं, सब कुछ होते हैं। अच्छा, न्यूट्रिनो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टिकल है, इसी में ये ड्यूअल नेचर में सोचिए। न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जो इतना ज्यादा छोटा होता है, उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है, वो पूरी पृथ्वी को क्रॉस कर देता है और कहीं टक्कर नहीं लगती। अच्छा, वाह, पूरी पृथ्वी को क्रॉस कर लेगा, कहीं टक्कर नहीं लगेगी। तो बहुत ही छोटा हो गया। सोचो, मतलब ये कहना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी की पूरी पृथ्वी उसको एक जाली लगती है। नहीं, मतलब पूरी पृथ्वी में या प्रत्येक चीज में होल है, सब जगह होल है, चाहे वो ठोस दिखे, आपको ठोस लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बात शायद मैंने आपके बच्चों को एक बार स्कूल में ही बताई थी कि जैसे मैं हूं ना यहाँ पर, ये मेरा शरीर इतना बड़ा है और मैं कहूँ भाई ठीक है, मेरा भार 50 किलो 60 किलो जो भी 60 किलो मेरा भार है, और मैं जो हूं, मैं इतना बड़ा खड़ा हूं, बिल्कुल सॉलिड लग रहा है। अगर आप इसको अंदर से देखेंगे ना, मैं पूरा खोखला हूं, 99.999% में खोखला हूं, मतलब उसमें हवा भी नहीं है, उसमें अंतरिक्ष, उसमें अणु परमाणु भी कुछ नहीं है, जैसे उसमें कहना चाहिए वैक्यूम है, उतना प्रतिशत जो है। केवल 0.001% जो है वो आपका जो है उसमें मास है। वो इसलिए क्योंकि कोई परमाणु अगर आप का देखें तो परमाणु के 1/10,000वें भाग में न्यूक्लियस छुपा होता है और सारा भार उसका वही होता है। इलेक्ट्रॉन का भार तो उस प्रोटॉन के 2000वें भाग से भी कम है, तो उस इलेक्ट्रॉन का भार तो छोड़ ही दो, तो मोस्टली भार तो प्रोटॉन का ही आया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, वो केंद्र में होता है। और केंद्र का जो साइज है वो परमाणु के साइज से, अच्छा साइज की बात जहां तक हो रही है वो उसके लेंथ, उसकी रेडियस की बात हो रही है। जो हम 10,000वां कह रहे हैं वो रेडियस है, वॉल्यूम करेंगे ना 10,000³ हुई जी, क्यों? वॉल्यूम तो R³ होता है ना, वॉल्यूम R³ होता है। अगर रेडियस 1/10,000 है, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो 1/10,000³ मतलब 1/10⁻12 स्फेरिकल मान लिया, स्फेरिकल हुआ जी।
तो ये सोचिए कि 10⁻⁻12 पार्ट जो है आपका न्यूक्लियस है और बाकी जो है, तो मतलब समझिए 100% खाली है जी। ठीक है, उतनी जगह में उस केंद्र में वो है। तो जो मैं आपको दिख रहा हूं उसमें सब खाली है। तो सवाल ये कि अगर सब खाली है तो हमको खाली दिखता क्यों नहीं है? उसका वही कारण है जो मैं आपको प्रकाश की गति बता, हम देखते कोई चीज कैसे है, क्योंकि जिस वेवलेंथ से हमारी आंखें किसी चीज को देखती हैं वो वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि उस खाली स्थान में घुस ही नहीं पा रही। उनको लग रहा है कि ये भरा हुआ है तो वापस हो रही है, हमको लग रहा है भाई ये बिल्कुल सॉलिड है। राइट। लेकिन अगर वही चीज अगर आप न्यूट्रिनो को फेंकेंगे तो न्यूट्रिनो को पता ही चलेगा कि संजय विपरीत कहीं है। उसको लगेगा ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष है, खाली स्थान बिल्कुल। वो पूरी पृथ्वी में चला जाता है। सोचो पृथ्वी कितनी बड़ी है, बिल्कुल। उसमें लोहा भी है, इतने डेंस मटेरियल है, सब कुछ है। और यहां से लेकर उसको 12,000 किलोमीटर आप चल दिए, कहीं भी टक्कर नहीं लगी आपको। मतलब ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लेकिन होता है। यही कारण है कि न्यूट्रिनो को कैच करना इतना मुश्किल होता है। तो जब वैज्ञानिक लोग जब न्यूट्रिनो को कैच कर उसके, तो सवाल ये होता है कि न्यूट्रिनो की डिस्कवरी फिर हुई कैसे? अगर वो हर चीज के अंदर चला जा रहा है, कहीं से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो आप उसको पकड़ेंगे कैसे? कैसे उसको आपने डिस्कवर किया? तो पहली बात तो उसकी डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर रिएक्शन में, पता चला कि एक ऐसा पार्टिकल निकल तो रहा है, क्योंकि एनर्जी नहीं तो मैच नहीं हो पा रही है। फिर वो पार्टिकल मिले कैसे? तो यहाँ पर भारत में कोलार गोल्ड माइंस है, वहां पर न्यूट्रिनो की कैप्चरिंग फैसिलिटी बनी थी, दुनिया की बहुत फेमस, अभी भी है वो। तो वहां पर क्या होता है कि जमीन के काफी नीचे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च में काम करते हैं और ये करते हैं, वो लोग वहां जमीन में जाकर के वो लोग देखते हैं कि क्या वो एक हैवी वाटर ड्यूटेरियम को वहां पर रखते हैं, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा होता है। उसमें जो है जब वो न्यूट्रिनो आता है, उनको पता है कि पृथ्वी में तो वो सब वो आराम से चला जाएगा, लेकिन ड्यूटेरियम से कभी कभी जो है किसी 1-2 एटम से मान लिया कभी उसमें इंटरेक्ट कर गया तो वहां से कुछ किरणें निकलती है, वहां डिटेक्टर सब जगह लगे रहते हैं। तो वो बैठे रहते हैं अब 1 महीने तक, 2 महीने तक, और न्यूट्रिनो आते हैं अरबों की मात्रा में आते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में हर जगह से न्यूट्रिनो निकल रहे हैं, स्टार से, गैलेक्सी से, ब्लैक होल से, हमारे सूरज से। तो वो तो सब आते हैं, कोई ना कोई न्यूट्रिनो क्या पता मिल जाए वाली बात है। तो इस तरह से उन्होंने वो डिस्कवर करते हैं। तो ये प्रकाश का नेचर, तो ड्यूअल नेचर में क्या है कि प्रकाश डिसाइड करता है लास्ट मोमेंट पे कि वो वेव है या पार्टिकल है। आइंस्टाइन ने जब अपना ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी करी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो आइंस्टाइन ने ये पता लगाया कि जब लाइट किसी चीज पे, किसी ऐसी चीज पे पड़ती है जिसमें थोड़ा सा एनर्जी का थ्रेशोल्ड कम रहता है, तो वो उस एनर्जी को उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब सवाल यह है कि अगर लाइट को कोई चीज एब्जॉर्ब कर रही है, उसी समय क्वांटम फिजिक्स भी चल रही थी। क्वांटम फिजिक्स में ये तो डिसाइड हो गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ना तो कम ऊर्जा लेता है ना ज्यादा ऊर्जा लेता है। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है, उसको कहते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक प्योर मात्रा, बिल्कुल इतना ही होगा। जैसे दवाई खाते हैं ना, दवाई डॉक्टर देता है तो गोली का साइज फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि आधी गोली खा लो या तिगुनी खा लो या चौगुनी, ऐसा नहीं होता। तो वो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन भी को भी वही दवाई खानी है एग्जैक्ट मात्रा में, तो वो उतने ही मात्रा का फोटोन लेगा। अगर उस मात्रा का फोटोन, एनर्जी का फोटोन, लाइट उसको मिल गई तो वो उसको लेकर के ऊपर चला जाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो हम उसको कहते हैं कि ये फोटोन है, ये पार्टिकल नेचर है, एक तरह का खाना ऐसा उसने खा लिया। अगर वेव होती तो वो भी ऑसिलेट करता खाली इलेक्ट्रॉन, लेकिन वेव नहीं है, वो कम ऊर्जा से ज्यादा वाली ऊर्जा की जगह पोजीशन में आ गया इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया इसका पार्टिकल नेचर। लेकिन जब आप इंटरफेरेंस देखते हैं तो वहां उसका हाइगन्स प्रिंसिपल है और ये सब है, ये सब के सब वेव नेचर आती है लाइट की। तो ये प्रकाश का जो ड्यूअल नेचर है वो यही है कि कभी कभी तो वो पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है और कभी वेव की तरह व्यवहार करता है। तो किसी समय जैसे हम आप देख रहे हैं प्रकाश को, तो इस समय प्रकाश का क्या नेचर है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके दोनों नेचर हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट डिसाइड करता है। उस पर आज भी वैज्ञानिक दिमाग खोजते रहते हैं। ये चीज अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज आइंस्टाइन को भी कंफ्यूजिंग लगी थी और आइंस्टाइन ने भी कहा कि ना, ये तो सब बकवास लग रहा है मुझे, ऐसा तो हो ही सकता है, नेचर में हर चीज फिक्स होनी चाहिए, पहले से डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन मरते मरते दम तक जो है आइंस्टाइन ये प्रूव नहीं कर पाया कि जो क्वांटम फिजिक्स कह रही है वो गलत है। और उस पर आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन ने
एक पेपर लिखा, उसका नाम है EPR पैराडॉक्स। और वो उस रिसर्च पे अभी कुछ समय पहले नोबेल प्राइज मिला है लोगों को, कि उन्होंने प्रूव किया कि आइंस्टाइन का जो आइडिया था वो गलत था, कि कहीं से कोई ऐसी चीज हमको समझ में नहीं आ रही, इसलिए जो है हमको लग रहा है कि नहीं, वो दोनों चीज हो सकती है, पार्टिकल भी, वेव भी। वो वास्तव में प्रकृति ऐसे ही व्यवहार करती है, बस हमारे जो इंद्रियां हैं सोचने, देखने की, सुनने की, समझने की, जो भी है, उनमें इतनी क्षमता नहीं कि वो दोनों चीजों को एक साथ पकड़ सके, बस। राइट। मतलब जीवन भर भाई संघर्ष ही करते रहेगा, संघर्ष ही करते, बिल्कुल, है ना। पर उसमें संघर्ष करते करते देखिए आज क्वांटम कंप्यूटर आ गए। बिल्कुल, क्वांटम कंप्यूटर जो है, उस रिसर्च को खोजते खोजते लोग वहां पहुंच गए कि आज क्वांटम कंप्यूटर बना दिए लोगों ने। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें चीजों का ज्ञान हो गया। बिल्कुल, आप खोजते रहो, आपको नई नई चीजें मिलती रहेंगी, और आप नई नई चीजों को लाते रहो, उससे और नई क्वेश्चंस आएंगे, आप उनमें घुसो, उसमें और नई चीज खोजोगे। मतलब एक जमाना में तो भाई न्यूटन तो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक था, बिल्कुल, और लोग कहते ठीक है पार्टिकल नेचर है, क्योंकि न्यूटन ने कह दिया। हाँ। और बाद में जब हाइगन्स ने कहा तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। हाँ, काफी समय बाद उसको लोगों ने माना, कि जब आपका यंग्स एक्सपेरिमेंट कर दिया था, उसके बाद लोगों को लगा। बिल्कुल, और क्या। तो यानी अब ये सोचिए, न्यूटन जैसा इतना महान वैज्ञानिक, भाई मॉडर्न साइंस में न्यूटन को फाउंडिंग फादर मानते हैं, है कि नहीं। तो न्यूटन जैसा महान वैज्ञानिक जो था, जब वो प्रकाश पे उसने जब काम किया, आज हमको लगता है कि वो इतनी चीज कैसे नहीं समझ पाया। न्यूटन के समय में प्रकाश की गति असीमित हुआ करती थी जी, जबकि कोई भी अगर थोड़ा भी अगर आप सोचे कि इस चीज को, तो आपको लगेगा कि प्रकाश की गति असीमित हो ही नहीं सकती। उसका सिंपल सा आंसर ये है, देखो आप रात को थोड़ा सा अंधेरे में कहीं देखो, आकाश में तारे दिखते हैं, और थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि मान लिया कि प्रकाश की गति असीमित होती, तो ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उन सारों का प्रकाश आपके आंख में एकदम से आ जाएगा। हम तो पूरे जल भुन जाएंगे, हम तो पूरे, मतलब वो प्रकाश से इतनी ऊर्जा हम सब में होगी। ये तो अच्छा है कि प्रकाश की गति सीमित है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, बड़ी लगता है हमको ज्यादा है, तो कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वहां से यहाँ आने में अरबों साल लग जाते हैं, खरबों साल लग जाते हैं प्रकाश को। वो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज है। बिल्कुल, इसलिए हम सब बचे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी में जीवन है, इसलिए सब पृथ्वी बची हुई है। बिल्कुल राइट। पर ये चीज अनफॉर्चुनेटली न्यूटन के दिमाग में नहीं आ पाई। अब स्वाभाविक है भाई, वही बिल्कुल। पर मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, जैसे अभी आइंस्टाइन के समय में ये क्वांटम फिजिक्स नहीं आ पा रही थी जी, ये वाला पार्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम में बहुत सारा काम किया। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, वो क्वांटम पे है, और भी बहुत सारी चीजें क्वांटम पे आइंस्टाइन ने बहुत सारे काम किए। लेकिन जो ये नेचर था, ड्यूअल नेचर और अनसर्टेनिटी और ये वेव पार्टिकल नेचर जो है, वो आइंस्टाइन को लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, कि ये बिहेवियर हमको समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे थे गॉड डज नॉट प्ले डाइस, कि ईश्वर जो है कभी पासा नहीं फेंकता है। कि इसका कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के यहाँ हर चीज फिक्स्ड है, कि ईश्वर जो काम किया वो एग्जैक्ट किया होगा, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। बिल्कुल। पर जो प्रकृति में दिखा है कि भाई, वो तो हम सोच रहे हैं ना, ये किसने कह दिया कि इंसान का दिमाग सबसे पावरफुल होता है? ऐसा तो है नहीं। प्रकृति के लिए इंसान क्या चीज है? बिल्कुल सही बात है। हम ये भी नहीं कहते कि ईश्वर को जान कौन समझ पाता है ना? वो तो भाई हमारे दिमाग की तो उपज है, कैसे देखा जाए तो। नेति है, बिल्कुल एग्जैक्टली नेति ही है। अच्छा, एक बात और बताइए कि इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट है, हाँ, इसको भी जरा विस्तार से बताइए। हाँ, तो इसको जो है, अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को आप अगर सोचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज, ये जो कंसेप्ट है ना, प्रकृति में जैसे हम कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं, अब हमने ऊपर फेंका, वो नीचे आ गया। किसी से आप पूछेंगे तो आप कहेंगे भाई ये नीचे कैसे आया? उन्होंने कहा कि भाई गुरुत्वाकर्षण से आया। अब आप पूछेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या है? अब भाई आपका आंसर होगा भाई ये आकर्षण है, बस, और क्या है जी। पर आप थोड़ा उसमें गूढ़ता से जाएं, तो गूढ़ता से जाएंगे तो आपको 2 चीज नजर आएंगी। एक तो होगा कि गुरुत्वाकर्षण किसी का है, हमारे केस में पृथ्वी का है, आकर्षण पृथ्वी का है, और दूसरा जो है वो पृथ्वी का गुरुत्व है। लेकिन ये सोचिए कि जब मैंने पत्थर यहां से छोड़ा था और पृथ्वी नीचे है, उसके बीच में अगर आप हाथ लगाए, यहां तो कुछ चीज है नहीं, तो वो खींच कैसे रही है इसको यहां से यहां? ये जो आकर्षण है वो कैसा है, मतलब यहां से वहां क्या चीज जा रही है? इस पत्थर को कैसे पता कि यहां पर पृथ्वी है?
कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक गई, कोई फील्ड होना चाहिए, कोई फील्ड होना चाहिए जी तो प्रकृति में दो चीजें होती हैं, एक होता है पार्टिकल्स और एक होता है फील्ड्स जी। तो सवाल ये था कि पहले क्या चीज आई, जब ब्रह्मांड बना होगा, जब बिग बैंग आया, ब्रह्मांड का उदय हुआ जी तो पहले पार्टिकल बने कि पहले फील्ड बना। इस पर बहुत बहस है वैज्ञानिकों में और आज भी बहस होती रहती है। जी। यही तो मजा है विज्ञान करने का कि आप ऐसी चीजों में सोच रहे हैं कि जिसमें साधारण आदमी नहीं सोचता है। हमें कहते हैं हाँ भाई ठीक है, गिर रहा है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण गिर रहा है, चलो आगे बढ़ो, लेकिन आपको सोचना चाहिए। तो आपने देखा दो चीजें हैं, एक तो है पार्टिकल और एक है उसका फील्ड। तो हमको पता है आजकल आज के समय में वैज्ञानिक लोग चार तरह के फील्ड को जानते हैं, चार तरह के फोर्सेस को जानते हैं। फोर्स फील्ड कहते हैं इनको, क्योंकि एक तरह का फोर्स जैसा लगता है इन फील्ड से। एक तो है गुरुत्वाकर्षण का फील्ड, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम वाला। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट वाला होता है। एक होता है वीक फील्ड भी होता है, वो होता है वीक इंटरेक्शन होता है, जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो वहां पर वीक इंटरेक्शंस होते हैं, वो न्यूक्लियर के लेवल पे होते हैं, वो हमारे लेवल पे नहीं होते, इसलिए हमको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं आता। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो होता है जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखे रहता है। ये भी तो एक बड़ा सा रहस्य है जी कि हाइड्रोजन के सेंटर में, या सॉरी हाइड्रोजन छोड़िए, कोई बड़ा एटम लीजिए, कार्बन ले लीजिए, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 आपके प्रोटॉन है, 6C12 है ना, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन भी है, 6 न्यूट्रॉन भी है जी। 6 प्रोटॉन है जिन सब का पॉजिटिव चार्ज है। वो एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं कर रहे हैं जी? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि सर ये प्रोटॉन आपस में रिपल क्यों नहीं कर रहे, परमाणु टूट क्यों नहीं रहा है। राइट, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। अब ये दिमाग में आएगा ये सवाल, तो आप उसके बारे में खोजेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है वहां पर। अब मैं उसका जवाब इसलिए नहीं बताना चाहता कि मैं चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा खोजें। नहीं थोड़ा इसको विस्तार से उसका कारण क्या है कि वहां भी फोर्स फील्ड लग रहा है, वहां स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। वो ऐसा फोर्स है, दो तरह के फोर्स है, वो क्वार्क्स के अंदर है। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है क्वार्क से बना होता है। हर प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क पार्टिकल है। क्वार्क पार्टिकल प्रोटॉन से भी छोटे होते हैं, और हर न्यूट्रॉन में भी क्वार्क्स होते हैं, अप UDD और UUD कहते हैं उनको, अप और डाउन क्वार्क कहते हैं उनको। तो 3 न्यूट्रॉन में होते हैं, 3 प्रोटॉन में होते हैं। उनके चार्जेस भी फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं, 1/3 1/3 2/3 इस तरह से होते हैं, या 2/3 2/3 1/3। तो जब जो उन क्वार्क के बीच में जो फोर्स है, वो फोर्स को कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। और वो फोर्स, और जो प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलम फोर्स जिसको हम बोलते हैं। वो फोर्स जो है वो कूलम फोर्स है। कूलम फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स से बहुत कम पावरफुल होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि वो कम पावरफुल होता है इसलिए वो अंदर बंधा हुआ है। अगर मान लिया वो अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, केवल कूलम फोर्स ही रहता, तो वो तो ना एटम रहते, ना पृथ्वी रहती, ना हम रहते, ना हमको सोचने वाले रहते, ना कोई क्वेश्चन करने वाला रहता। मतलब क्वार्क्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्वार्क के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण पूरा ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में जो कुछ दिख रहा है वो है। अच्छा, ये तो वो वाली बात हुई। अब ये 4 फोर्सेस हो गए, एक हो गया स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स मान के चले, एक वीक फोर्स है, और ये 5वां फोर्स एक ग्रेविटेशनल फोर्स। मैक्सवेल एक ऐसा वैज्ञानिक रहा जिसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ये एक जैसे ही लग रहे हैं मेरे को। तो आपको पता है फैराडे के एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपने फिर लॉरेंज फोर्स देखा, आपने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आप सभी को पता है। आपको मैग्नेट बनाना है, एक लोहा लो, उसके चारों तार जोड़ो, करंट बहाओ, मैग्नेट बन जाता है। डीसी करंट बहाओ, हाँ, डीसी करंट बहाओ तो मैग्नेट बन जा रहा है। तो जब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आ रहा है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बन जा रही है, क्योंकि आपकी जो बिजली बनती है वो कैसे बनती है? जनरेटर से बनती है। वहां मैग्नेट लगा हुआ तब बन रही है, अगर मैग्नेट नहीं हो तो बनती नहीं।
तो उसने मैक्सवेल ने कहा कि ये थोड़ा सा भ्रम है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग चीजें हैं, ये एक्चुअली एक ही चीज है, इसको कहना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जी। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पार्ट, ये चार चीजें हो गई। अब 5 से 4 हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। अच्छा, इन सब में सबसे पावरफुल जो है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड, और उससे कम पावरफुल समझ लिए वीक फील्ड है, और उससे कम पावरफुल है कूलम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सबसे जो कम पावरफुल है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड और कूलम फील्ड में जो रेशियो है उसकी स्ट्रेंथ में वो है 10 to the power 34। तो इतना ज्यादा है कि मतलब उसके कोई एक के आगे 34 जीरो लगा ले, आपको क्या होगा लगभग। वो इसलिए कि ये सोचो कि पृथ्वी का भार कितना ज्यादा है, 10 to the power 24 किलोग्राम के आसपास है पृथ्वी का भार, 6 to the power 24 है ना, 6 into 10 to the power 24 के आसपास है। 10 to the power 24 मतलब 24th ऑर्डर पे है, और पृथ्वी में चार्ज नहीं है कुछ भी। अगर पृथ्वी में पूरा 1 कूलम चार्ज भी हो जाए और दूसरी जगह भी 1 कूलम चार्ज हो जाए, तो सोचो उसमें कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, आप कैलकुलेट करके देख लो। जो कूलम फोर्स में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फैक्टर आता है फ्रंट में, वो होता है 9 into 10 to the power 9 जी, एक लगभग 10 to the power 10 समझ लो। सो 10 अरब का फैक्टर आपके बाहर से आ रहा है। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो आगे फैक्टर आता है वो क्या आता है, Gm1m2/r², कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो क्या होता है 10 to the power -11। तो बहुत कम है। एक तो है 10 to the power +10 जी, एक है 10 to the power -11, 20। तो वैसे ही 10 to the power 22 तो वही हो गया जी, बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो लाइट हमारे पास आ रही है ना, तो इसका मतलब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारे तो ये चेंज हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारे तो चेंज हो जाए? फील्ड से चेंज तो खैर नहीं होगी, पर इस लाइट के चक्कर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। फील्ड आपस में इंटरेक्ट वैसे नहीं करेगा, जैसे कि ये ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज आ रहा है, ये फील्ड है। जैसे चार्ज है ना, चार्ज में तो इंटरेक्शन होता है। अच्छा, फील्ड में इंटरेक्शन वैसे नहीं होता है। फील्ड एक तरह का बोसोन पार्टिकल्स, बोसोनिक है। बोसोनिक नेचर मतलब होता है जैसे स्पिन 1 पार्टिकल को बोसोन पार्टिकल कहते हैं। वो छोटी चीज है। मतलब इस तरह सोचिए आप कि जैसे आप एंटेना है ना, आपका एंटेना कैसे काम कर रहा है। अच्छा, मैं आप एक चीज पे जानना चाह रहा हूँ। जैसे भाई जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी है, तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो मोशन में है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब मोशन में है तो उसमें दोनों चीज क्रिएट हो रहा है ना। तो अब लाइट भी जब मोशन में है तो भी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, पर लाइट में चार्ज नहीं है। तो मेरा मतलब है, क्या उसको हम डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, उसको आप डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता, लेकिन क्या, क्योंकि चार्ज तो इंटरेक्ट करता है, फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता। फील्ड की डेंसिटी में कोई लिमिट नहीं होती है, एक तरह से इस तरह सोचिए। पार्टिकल की डेंसिटी में तो लिमिट होती है, फील्ड की डेंसिटी में लिमिट नहीं होती। वो एक दूसरे से मतलब, मेरा पॉइंट यह है कि जब ये लाइट ऐसे आ रही है तो कुछ तो इसके अंदर भी होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन से ये पैदा हो रहा है, तो इसके अंदर जो भी आ रहा फोटोन, तो फोटोन है, पर फोटोन एग्जैक्टली जो फोटोन है, इस पर सत्येंद्रनाथ बोस ने, हमारे देश के इतने फेमस वैज्ञानिक रहे, उन्होंने काम किया जिसके नाम पर आज फोटोन को बोसोन कहा जाता है। तो ये बोसोन्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक छोटे से छोटे वॉल्यूम में लगभग अनंत, वास्तव में अनंत फोटोन घुस सकते हैं, लेकिन उतने वॉल्यूम में अनंत इलेक्ट्रॉन नहीं घुस सकते। तो फोटोन का क्या है कि वो आपस में इंटरेक्ट ऐसे नहीं करते हैं। उनके इंटरेक्शन की एक अलग प्रक्रिया है। एक तरह से कहना चाहिए वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा सामान्य तौर पर नहीं करते हैं। वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विज्ञान है। रिचर्ड फेनमैन एक बड़े फेमस फिजिसिस्ट हुए, फेनमैन। हाँ, उन्होंने कैलटेक में, अमेरिका में थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला इस काम पे।
तो उन्होंने एक फाइनमाइन डायग्राम करके चीजें बनाई। उन्होंने कहा कि जब ये फोटोन और फोटोन को मान लिया इंटरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसका वैसे तो नहीं कर सकते साधारण तौर पर, उसका बस एक ही तरीका हो सकता है कि फोटोन या वहां से आया कहीं से और अचानक फोटोन जो है दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में। ठीक है, हो सकता है, अगर फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है, और वो बहुत कम क्षण के लिए, और उतने क्षण में वो जो दो पार्टिकल है दूसरे फोटोन के भी अगर दो पार्टिकल वो भी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में अगर कन्वर्ट हो पा रहे हैं तो इसका पॉजिट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉन इसका पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट कर जाएंगे, तब होगा। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य तौर पर तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन अंदर ही तरह में सब कुछ हो रहा है, फोटोन इंटरेक्ट हो रहा है। हाँ, तो हो रहा है तो फिर कुछ हो सकता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर आपसे वार्ता हुई, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय। बिल्कुल, आपने इतना ज्ञानवर्धन किया है। बिल्कुल जी, ये तो चीज ऐसी है कि जितने गुण में जाए उतना और ज्यादा अच्छी हो सकती है, पर बड़ा अच्छा लगा।